नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक और हम हाजिर हैं एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम अपनी 10th स्टैंडर्ड सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, जिसे हमने पिछले अपने वीडियो में ख़त्म कर लिया था उसे आज उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हुए आज पूरी तरह से हम इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हम आज के इस वीडियो में हम इस सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं कई जो बोर्ड एग्जाम्स में, हम उनको भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में जो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे की तरफ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में, हम उन्हें भी एक बार समझेंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो हमने पढ़ा इस पूरे चैप्टर में, अपनी पिछले वीडियोस में जो भी कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स की पढ़े हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, उनसे कितनी मदद मिलती है हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये हम चीज़ें आज अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब और बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और हम सबसे पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले आप सबसे पहले आपके सामने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं आपके सामने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें इनके जो ईयर है, किस साल में पूछे गए और किस बोर्ड में पूछे गए वो भी मेंशन किए हुए हैं। जैसे ये आपका जो सवाल है पहला वाला, ये यूपी 2024 में पूछा गया है। इससे नीचे दूसरा वाला यूपी 2023 में और इससे नीचे यूपी 2022 में। यानी कि आप देख सकते हैं कि यूपी के बोर्ड एग्जाम्स में लगातार पिछले 3 सालों से इस चैप्टर से कम एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और बल्कि अभी आप जब देखेंगे तो एक और भी चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब पहले हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अल्पसंख्यक समूह कौन सा है, तो आपने सामने देखिए ईसाई, वहां पे एक ए ऑप्शन है तमिल, बी ईसाई, सी सिंगली और डी मुस्लिम। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसका बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो हालांकि श्रीलंका के अंदर ईसाई भी रहते हैं, श्रीलंका के अंदर मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो वहाँ पे मुद्दा है वो सिंघली और तमिल्स के बीच में है। तो सिंघली वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, तो इसलिए तमिल जो हैं वो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। इसका सही उत्तर तमिल होगा। हालांकि ईसाई और मुस्लिम्स भी श्रीलंका के अंदर हैं और वो भी अल्पसंख्यक हैं, वो बहुसंख्यक नहीं है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो अल्पसंख्यक मुख्यतः कहे जाएंगे वो तमिल यहाँ पे माने जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछता है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। देखिए इस बार इसने बहुसंख्यक पूछा, एक साल पहले 2023 में बहुसंख्यक पूछा, 24 में अल्पसंख्यक पूछ लिया सिमिलर। तो अब इसमें हमें पता है कि सिंगली इसका सही ऑप्शन है, हमने डिटेल में इस चीज को पढ़ा था। तीसरा आप देखिए तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब आप ऑप्शंस भी सेम है। आप देखिए श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, ऑप्शंस भी ए तमिल, बी ईसाई, सी सिंगली, डी मुस्लिम सेम है। और ये भी यूपी का ही 2022 का प्रश्न है। आंसर तो इसका आपको पता ही है, सी सिंगली। तो आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप में आ ही रहा है। अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीबीएसई के क्वेश्चंस जो इस डिस्क्रिप्टिव में जनरली पूछे जाते हैं, इनका थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है अगर मैं कंपेयर करूं तो यूपी बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड या जो आसपास के बोर्ड्स हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब हार्ड होता है अगर देखा जाए तो इनका स्टैंडर्ड। आपको इनके प्रश्नों को हल करने के लिए एक अच्छी समझ होनी चाहिए और मतलब चैप्टर्स के बारे में, टॉपिक के बारे में जब तक आपको डिटेल्ड और थॉरो नॉलेज नहीं होगा तब तक आंसर्स बिल्कुल प्रिसाइजली लिख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन की बात करें तो दोनों ये दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और करके अथवा करके दिया गया, मतलब दो में से कोई एक क्वेश्चन करना था। ये दोनों क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से लिए गए हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आपको दिख ही जाएगा कि स्थिति, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना कीजिए। तुलनात्मक यहाँ पे आंसर लिखना है, बेल्जियम में क्या है और श्रीलंका में क्या है। तो आप चाहें तो टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि स्थिति कैसी है, आकार कैसा है और सांस्कृतिक पहलू किस तरीके के हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कैसी है, तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक देश है, यूरोप का एक देश है और श्रीलंका जो है वो एशिया का एक देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, बेल्जियम जो है वो एक मतलब लैंड मास पे का एक देश है, लैंड लॉक्ड देश है। और अब हम बात करें अगर सिंपली तो बेल्जियम और श्रीलंका में सबसे मुख्य जो डिफरेंसेस हैं वो वहाँ पे भाषा के आधार पे या भाषा के आधार पे डिफरेंसेस हैं।
तो हमने अपने एग्जांपल्स में इसको बहुत बेहतरीन तरह से समझा था कि बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम अगर देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण में विभाजित है, नॉर्थ और साउथ अगर मोटा मोटा तौर पर बात किया जाए तो। और इसमें ऊपर जो है वो डच भाषी लोग हैं, डच, और नीचे जो हैं वो फ्रेंच भाषी लोग हैं, और तीसरा जर्मन भी है लेकिन वो बहुत कम, 1% केवल संख्या जर्मन्स की है। मुख्यतया डच और फ्रेंच हैं जो यहाँ पे भाषा भाषी लोग हैं। तीसरा डच भाषी जो क्षेत्र है इसके बीच में इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स की परिस्थिति कैसी है कि ब्रुसेल्स हालांकि डच बहुता है, जहाँ पे डच भाषी लोग ज्यादा हैं उस एरिया में आता है, लेकिन ब्रुसेल्स शहर के अंदर पर्टिकुलरली फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, 20% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं। तो ये यहाँ की कॉम्प्लेक्स कंडीशन है बेल्जियम की, और सांस्कृतिक पहलू भी इसका यही है अगर देखा जाए तो। अब हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हमने देखा था कि श्रीलंका में जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न पार्ट है यहाँ का, मुख्यतः ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में, मतलब रेस्ट ऑफ द जो कंट्री है, ईस्टर्न के अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो, उसमें आपका रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो सिंगली बहुतायत में है, बीच में छोटा सा स्पॉट यहाँ पे एक और तमिल्स का आता है, और ईस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम जो है यहाँ पे तमिल्स रहते हैं, तमिल। इसके अलावा यहाँ पे और भी ईसाई भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, बट जो बहुतायत में यहाँ पे जो विवाद है मुख्यतया वो सिंघली और तमिल्स के बीच में है। तो इस तरह से ये यहाँ की सांस्कृतिक पहलू है, और इसी के आधार पे यहाँ पे विवाद हुआ था। ब्रीफली मैंने इस चीज को आपको बताया। हालांकि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो इसको आप बिल्कुल तरीके से अब इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिएगा इसका आंसर अगर आप लिख सकें तो। हम इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है साझेदारी का विचार कैसे सामने आया। तो देखिए साझेदारी का विचार कैसे सामने आया, पहला ये पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा, सामान्य रूप से प्रचलित सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो इसके दो क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। पहला, साझेदारी का विचार कैसे सामने आया, तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे पढ़ा था कि युक्तिपरक निर्णय और नैतिक निर्णय। तो यहाँ पे दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि भाई देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो ये कहती है कि जो भी समाज है, जो भी नागरिक हैं देश के, उन नागरिकों का या जनता जिसको हम कह सकते हैं, जनता का अधिक से अधिक भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, वही असली लोकतंत्र है। तो पहला विचार तो यहीं से आया। दूसरा, कई बार जब सामाजिक विविधता होती है समाज के अंदर, तो वहां पे सामाजिक विविधताओं में अनेक प्रकार के जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनके ऊपर विवाद की स्थिति पैदा हो। तो ऐसे विवादों को हल करने के लिए सत्ता की साझेदारी एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है, युक्तिपरक विकल्प हो सकता है कि उस जो क्लैश है उस क्लैश को हम मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम पावर को शेयर कर दें। तो इस तरह से ये सत्ता की साझेदारी का हम विचार हमारे सामने आता है कि साझेदारी जरूरी है, क्योंकि साझेदारी अगर हम करते हैं तो एक तो क्लैशेस की, विवाद की स्थिति जो होती है उसको हम उसका निपटारा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो बायसनेस है, मतलब पक्षपात है, उसको कम करने का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जो जनता है उसकी, जनता की सीधी सीधी भागीदारी जो है होगी, और जितनी अधिक भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये मुख्य सिद्धांत हम देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे बात करें तो सत्ता के साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या। तो हमने सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूप हमने देखे थे। क्षैतिज वितरण है, ऊर्ध्वाधर वितरण है ना, और हमने दबाव समूह देखे थे। तो इस प्रकार से, और हमने एक सामाजिक आधार पे सामुदायिक वितरण देखा था। तो 4 तरीके के वितरण हमने देखे थे, है ना, आपको याद है कि नहीं याद है? देखिए, एक था क्षैतिज, एक था ऊर्ध्वाधर, एक था सामुदायिक, और एक था दबाव समूह। ये 4 तरीके के हम सामान्यतया स्वरूप देखते हैं। अब इनकी व्याख्या आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्षैतिज वितरण वो होता है जो जब एक ही स्तर पर जो शासन के जो कार्य हैं उनको अलग अलग हाथों में बांट दिया जाता है, तो वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। जैसे कि केंद्र के स्तर पे कानून बनाने का कार्य, कानून के पालन करने का कार्य और न्याय देने का कार्य, इन तीनों को हम अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया।
ऊर्ध्वाधर स्तर पे जब हम शासन को एक स्तर के बजाय अनेक स्तरों में बांट देते हैं कि एक सरकार केंद्र की है, फिर हमने उसके नीचे अनेक प्रांतों में सरकारों को बांट दिया, फिर उसके नीचे भी अगर हमने विभाजन किया तो हमने पंचायतों में उसको बांट दिया या स्थानीय स्वशासन में हमने उसको बांट दिया, तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। सामुदायिक वितरण, समाज के अंदर जितनी विभिन्नताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जितनी भी सामाजिक विविधताएं हैं, उन विविधताओं को एक समुचित पार्टिसिपेशन, एक समुचित उनका जो है हिस्सेदारी देना सत्ता में, वो अनेक तरीकों से हो सकती है। जैसे बेल्जियम में आपने देखा कि उन्होंने कुछ जो है चीजें क्या किया कि एक बराबर के दोनों भाषाओं के लोगों को जो है बराबर बराबर के मंत्रियों के पद वहां पे दे दिए। इसी तरह से जैसे भारत में आरक्षण की स्थिति है कि कुछ उनके एक रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में कुछ सीट्स जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो हम रिजर्व कर देते हैं कि भाई ये एससी वर्ग के लिए, ये एसटी वर्ग के लिए हैं। इवन कई जगहों पे, कुछ स्तरों पे महिलाओं के लिए भी हम आरक्षण देते हैं। तो ये सामुदायिक स्तर का वितरण है। इसी प्रकार से दबाव समूह, दबाव समूह सत्ता में सीधे सीधे भागीदारी नहीं निभाते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बाहर से ये सत्ता में साझेदारी करते हैं। किस प्रकार से कि जो सत्ता में जो सरकार है उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं अनेकों प्रकार से, जैसे आंदोलन के जरिए या अपने पत्रों के जरिए, अपने रिपोर्ट्स के जरिए। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, सत्ता का वितरण यहाँ पे 4 प्रकार से हमने देखा था। आप इसको ब्रीफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें देखी। अब हम चलिए आगे, और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो ये सब जो आपने प्रश्न अभी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये प्रश्न असल वैसे आपके जो टेक्स्ट बुक में भी सेम यही प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको दिखेगा कि ये सेम प्रश्न जो है ये आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है यहाँ पे। और ये उत्तराखंड में पूछा गया 2023 में प्रश्न है। तो देखिए उत्तराखंड में बोर्ड में भी इस टॉपिक से प्रश्न है। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछ रहा है कि भारतीय संदर्भ में, अब जो हम एग्जाम्पल दें वो हम किसका दें, भारत के जो शासन व्यवस्था है उसका दें, कि सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए कि हमने क्यों किया, इसका एक युक्तिपरक निर्णय क्या है और नैतिक निर्णय क्या है। तो देखिए अब हम देख सकते हैं कि युक्तिपरक निर्णय क्या हो सकता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमने भारत में ऊर्ध्वाधर वितरण किया है, ऊर्ध्वाधर वितरण किया है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार से है कि हमने एक केंद्र में सरकार दी है और प्रांतों में सरकार दी है, ठीक है। क्यों कि प्रांतों को हमने अधिकतर प्रांत भाषा के आधार पर भी बटे हुए हैं। तो हमने यहां पे इस चीज को समझने का, हमने इस चीज को यहां पर देखा कि ये हम केंद्र के हाथ में सारी सत्ता न देते हुए राज्यों को भी वहां पर जो है अधिकार दें। हमारे देश में जो केंद्र और राज्य हैं वो एक दूसरे के नीचे नहीं है, मतलब प्रांत केंद्र के नीचे कार्य नहीं करते। प्रांतों की अपनी अलग सरकार है, प्रांत अपने जो संविधान के द्वारा जो उनको दिए गए कार्य हैं, सूची दी गई है, उस सूची के अंतर्गत जो उनको कार्य दिए गए हैं उन कार्यों में कानून बनाने का विशेष अधिकार जो है वो प्रांतों के पास ही है। उनमें एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के केंद्र जो है उनके में कानून नहीं बना सकता। तो प्रांतों को अलग स्वायत्ता दी गई है और केंद्र के पास अपनी अलग स्वायत्ता है, यानी दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंस दी गई है, ये क्लैशेस को रोकते हुए, जिससे कि ऐसा ना लगे राज्यों को कि केंद्र सरकार जो है हमारे ऊपर किसी कानून को थोप रही है। आप भाषी हैं तो मान लीजिए कि नॉर्थ में एक यूपी जहाँ हिंदी भाषी राज्य है और साउथ में एक तमिलनाडु है जो कि तमिल भाषी राज्य है, या आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी राज्य है। तो यहाँ पे कोई ऐसा निर्णय जो केंद्र सरकार, जो कि मान लीजिए कि हिंदी भाषी लोगों के फेवर में हो, और हो सकता है कि साउथ के जो राज्य हैं उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई ये हमारी भाषा या हमारी संस्कृति के खिलाफ हो। तो इस तरह के मुद्दे जो केंद्र और राज्य के में आपस में विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पे दोनों स्तरों पर स्वायत्ता अलग अलग दी गई है कि केंद्र अपने लिए अलग कानून बनाए और राज्य अपने लिए अलग कानून बनाए। कुछ ऐसे विषय जो केंद्र के पास सुरक्षित हैं उन विषयों पर केंद्र के कानून पूरे देश पे लागू होते हैं, लेकिन वो जो विषय है वो विषय अलग तरीके, जैसे रक्षा हो गया, वित्त हो गया, है ना, संचार हो गया, इस तरीके के विषय हैं। लेकिन जो लोकल लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे भूमि है, जल पानी है, शिक्षा है,
वन है, इन ये जो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब स्टेट्स को दिए गए हैं। तो हम ये इसका युक्तिपरक निर्णय है, डिसीजन है, कारण है कि हमने युक्तिपरक निर्णय लिया कि इनको 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि इनमें क्लैश की स्थिति ना पैदा हो। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम इसी एग्जाम्पल को नैतिक दृष्टि से देखें तो देखिए हमने इसको जब बांट दिया तो अब आप देखिए केंद्र में भी एमपी हैं जो उसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन से आ रहे हैं, उनकी जो निर्वाचन जो एरिया है, क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से एमपी भी आ रहे हैं और राज्य के लिए एमएलए भी आ रहे हैं। आपको पता है एक ही क्षेत्र से एमपी भी आ रहे हैं और एमएलए भी आ रहे हैं, तो उनका सत्ता के दोनों स्तरों पर बराबर का रिप्रेजेंटेशन है। देश के हर राज्य का, चाहे वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, असमी हो, किसी भी भाषा का भाषाभाषी राज्य हो, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई मतलब नहीं है, सबका रिप्रेजेंटेशन संसद में भी है और राज्यों की विधानसभाओं में भी है, जिससे कि जो लोकतंत्र का जो मूल तत्व है कि भाई सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, जितने भी लोकतंत्र में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सत्ता में भी बराबर बराबर के हिस्सेदार बने। तो उनकी हिस्सेदारी बनाने के लिए एमपीज और एमएलए दोनों जगह जो है वो हमने जो स्तर बनाए, केंद्र और प्रांत, वहां पे राज्यों की और केंद्र की दोनों की हिस्सेदारी है, और वो जो वहां की जनता है वो जनता भी उन दोनों जगहों के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजती है, वही जनता, ताकि वो उनसे संबंधित निर्णय ले सकें। तो ये एक नैतिक कारण हो गया, और ये दूसरा वाला एक नैतिक कारण हो गया, और जो पहला वाला है ये एक युक्तिपरक कारण हो गया कि जो क्लैश की पोजीशन है वो क्लैश की पोजीशन ना आए और कोई किसी भी राज्य को ऐसा ना लगे कि उसको पीछे रखा जा रहा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्या कहता है कि आधुनिक लोकतंत्र में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। अब ये तो प्रश्न अभी हमने पीछे ही देख ही लिया है, आप देख ही सकते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामुदायिक और दबाव समूह। उन चारों को आप ब्रीफली यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी उत्तराखंड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा, हमने देखा कि जो भी हमने पढ़ा वो पूरी तरह से रिलेवेंट है, उस हर चीज का पूरा जो है वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें पूरा जो है तत्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीडली इसको करेंगे। पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। ये वही प्रश्न हो गया, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। तो अलग अलग तरीके क्या हैं, वही क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, है ना, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामुदायिक और दबाव समूह। उनका उदाहरण देना है तो आप बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्षैतिज क्या है कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सुशासन। सामुदायिक क्या है, आरक्षण। और दबाव समूह क्या है, अनेक प्रकार के ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी, ये आपके उदाहरण हो गए। तो अब इसका हमने यहाँ पे आंसर देख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न आप पे आते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण भी बताएं। तो ये वैसे तो मैंने एक उदाहरण तो भी आपको, ये सेम क्वेश्चन आपने देखा कि पहले भी अभी था, ये उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था, मैंने आपको इसका एक एग्जांपल देके इसका आंसर तो दे दिया है। फिर भी आप अगर लिख सकते हैं तो इसका एक कोई दूसरा उदाहरण लिख के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा लिख के कि किस प्रकार से एक कोई और उदाहरण ऐसा है जो भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी में, और वो एक युक्तिपरक और नैतिक कारण उसके पीछे क्या क्या है उसके बारे में प्लीज आप वहां पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। बोलता है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले, आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों। तो अब चलिए देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकालने हैं। तो थम्मन ने निकाला है कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहीं सत्ता की साझेदारी जरूरी है। चलिए हम पहले दूसरा भी पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा क्या, मथाई बोलता है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं।
तीसरा औसेफ कहता है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। तो अब आप किससे सहमत हैं? तो देखिए, हमने जब अपने कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों, तो हमने पढ़ा था कि एक तो ये युक्तिपरक निर्णय है, दूसरा एक नैतिक निर्णय है। क्या है? एक युक्तिपरक और दूसरा नैतिक। तो देखिए, जो पहला ये उदाहरण जो निष्कर्ष है और जो दूसरा निष्कर्ष है, ये दोनों निष्कर्ष मुख्यतया युक्तिपरक कंडीशंस के ऊपर जो है, लॉजिकल कंडीशंस के ऊपर जो है वो अपने आप को बेस कर रहे हैं। कैसे? कि क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधार पर विभाजन होगा तो क्लैशेस की संभावना है, तो उनको इक्वल करने के लिए आपको सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए। ठीक। दूसरा कहता है कि जहां क्षेत्रीय विभाजन हो, क्षेत्रीय विभाजन जैसे अनेक प्रकार से कि भाई जो विभाजन हो सकते हैं किसी बड़े एरिया में, तो वहां पे होना चाहिए। लेकिन ये दोनों निर्णय युक्तिपरक निर्णय हैं। लेकिन तीसरा जो बात कहता है वो ये कहता है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी है, भले ही वह छोटा हो या बड़ा। क्यों? क्योंकि ये एक नैतिक निर्णय है। क्योंकि लोकतंत्र की मूल भावना ही है कि समाज के हर व्यक्ति का की सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। उसके लिए वो भाषाई विभाजन हो या ना हो, जाति विभाजन हो या ना हो, क्षेत्रीय विभाजन हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सत्ता की साझेदारी तो होनी ही चाहिए। तो हमारे अनुसार इसमें जो तीसरा जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष सबसे सटीक निष्कर्ष है। और इसका मुख्य कारण यह है कि ये सत्ता की साझेदारी के नैतिक कारणों में से एक है। मतलब नैतिक कारणों के ऊपर बेस्ड है कि नैतिक कारण ही यही है कि समाज के हर व्यक्ति की, हर वर्ग की सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जितने हो सकते हैं। तो ये यहां पे हम ने इसका आंसर देखा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में ब्रीफ जितना डील कर सकें। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक, यानी फ्रेंच भाषा पे वहां रोक लगी हुई है, उसको सही बताया कि स्कूल में फ्रेंच नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब लिखिए। तो अब देखिए, यहाँ पे इशू क्या है? इशू यहाँ पे यह है कि मेयर साहब ने यह बोल दिया कि स्कूलों में जो फ्रेंच भाषा बोलने पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो प्रतिबंध सही है। क्यों सही है? तो इसके आपके कुछ तर्क आपके पक्ष में हो सकते हैं, कुछ तर्क इसके विपक्ष में भी हो सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में एक एक बात करता हूं। तो बात यह है कि एक इसके तर्क में बात यह हो सकती है कि भाई ये समानता को बढ़ावा देता है, भाषाई समानता को, ये भाषाई समानता को बढ़ावा देता है। कैसे भाषाई समानता को बढ़ावा कैसे देता है? कि भाई जो मैक्सिमम जिस एरिया में ये स्कूल है उस एरिया के मैक्सिमम लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो फ्रेंच सीखेंगे तो उनमें आपस में समानता की स्थिति पैदा होगी। लेकिन इसके विपक्ष में जो तर्क है मेजर, वो ये है कि ये दो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में भेदभाव की स्थिति पैदा करता है, यानी दो भाषाओं में भेदभाव। यानी अगर जो डच बोलते हैं आप उनको जबरदस्ती ये कह रहे हो कि नहीं आप फ्रेंच बोलना सीखो, दो भाषाओं में भेदभाव। तो अगर आप इनका तार्किक इस मूल्यांकन करेंगे तो आपको यह लगेगा कि इस निर्णय के पीछे दो चीजें हैं। एक ये कहता है कि भाषाई समानता को बढ़ावा, लेकिन उसी में यह भी है कि आप दूसरी भाषा को जो है वो उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, उसे आप बोलने से रोक रहे हो। तो अब प्रश्न ये है कि क्या बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था है क्या उसकी मूल भावना से मेल खाता है? तो देखिए, हमने उसके सत्ता की साझेदारी में क्या देखा था कि केंद्र में दोनों भाषाओं के मंत्री बराबर बराबर थे, यानी फ्रेंच और डच दोनों बराबर बराबर थे। हमने देखा था, याद है आपको या नहीं याद है, कि केंद्र में डच और फ्रेंच भाषी मंत्री समान थे। ठीक है। हमने यह भी देखा था कि ब्रुसेल्स में सरकार अलग अलग है और वहां पर भी ब्रुसेल्स में सरकार अलग है, लेकिन वहां पर भी फ्रेंच जो है वो डच के बराबर ही हैं, वहां पे भी समान प्रतिनिधित्व वहां पे दिया गया है। और बाकी दोनों इलाकों में क्षेत्रीय सरकारें हैं, क्षेत्रीय सरकारें हैं
और अधिकांश काम जिम्मेदारियां जो हैं वो इन क्षेत्रीय सरकारों को दी गई हैं और ये केंद्र के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। और इनके बाद में एक चौथा जो चीज दी गई थी वो क्या थी कि एक सामुदायिक सरकार है ना, सामुदायिक सरकार है जो कि भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके बारे में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर इनको फैसले लेने का अधिकार है। और इसको चुनते कौन थे? ये चुनते वही लोग थे जो जिस भाषा को चुनता है वो उसी भाषा की सामुदायिक सरकार को चुनता था। तो इस प्रकार से ये यहाँ का मॉडल है। अब इस मॉडल में मुख्यतः देखा जाए तो फ्रेंच और डच को हमने समान जो है वो भागीदारी दी है। केंद्र में, ब्रुसेल्स में हमने उनको समान भागीदारी दी है। अब क्षेत्रीय में तो जाहिर सी बात है कि जो भाषा में जहां पे डच भाषा के बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां उस क्षेत्रीय सरकार में डच मंत्री ज्यादा होंगे, जहां फ्रेंच वाले ज्यादा लोग होंगे वहां पे मंत्री भी फ्रेंच के ज्यादा होंगे क्षेत्रीय सरकारों में। लेकिन केंद्र में और ब्रुसेल्स में इनको बराबर का अधिकार दिया गया है। सामुदायिक जो है वो भाषा, सामुदायिक सरकार जो है वो भाषाई आधार पे ही बनाई गई है, उसका तो आधार ही भाषा है। तो अब यहाँ पे क्या ये समुदाय की, क्या ये बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था है, क्या इसकी मूल भावना से मेल खाता है? अब ये वैसे तो व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो भाषा को उन्होंने जो है यहां पे सामुदायिक सरकार के अंदर में डाला है। यानी इन्होंने भाषा को जो है वो एक स्पेसिफिक अलग कॉन्टेक्स्ट में रखा है और उसको मिक्स नहीं किया है। केंद्र सरकार के स्तर पर तो उन्होंने भले भले जो है वो बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन इन्होंने सामुदायिक सरकार अलग से बना के जो स्पेसिफिकली भाषा आदि के लिए जो है, भाषा और संस्कृति के लिए जिम्मेदार है, वो बना के ये बता दिया है कि भाषा अपने आप में सर्वोपरि है, अपनी जगह पर उसकी एक अलग स्थान है। तो उस हिसाब से चूंकि ये जिस जगह के स्कूल की बात हो रही है ये ब्रुसेल्स के निकट स्थिति है बेल्जियम में, और वहां पे डच भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहां पे नहीं हैं। तो वहां की सामुदायिक सरकार इसके बारे में जो निर्णय लेगी वो सही होगा। और जाहिर सी बात है कि वहां की सामुदायिक सरकार ने जो निर्णय लिया है कि फ्रेंच बोलने पर वहां पे रोक है, तो वो सही ही निर्णय है। तो वहां की सत्ता के साझेदारी की व्यवस्था की जो मूल भावना है ये उससे मेल खाता है निर्णय। और इसका आधार क्या होगा? आधार यह होगा कि यह भाषाई समानता को बढ़ावा देता है कि उस एरिया में रहने वाले जब अधिकांश लोग डच बोलते हैं तो भाई जो बाहर से रहने वाला आया है वो भी डच भाषा बोलनी सीखे, तभी तो वो रह पाएगा। तो इस तरह से ये वहां की जो भाषाई समानता है उसको बढ़ावा देता है, ये इसका आधार है। नैतिक आधार पर यह चीज गलत है, हो सकती है, नैतिक आधार पर यह चीज गलत हो सकती है, लेकिन वहां हम यहां पे बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उससे तो ये मैच करता है। तो ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह समझा। अब हम चलते हैं फटाफट अपने अगले प्रश्न की तरफ। घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं, युक्तिपरक कारण, उनमें से किसी एक का चुनाव करें। तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायत को आधार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अब इसका एक चीज होगा कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना, कारण एक ये हो गया। एक कारण यहां से शुरू करते हैं, तो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना एक कारण। दूसरा कारण संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करना, दूसरा कारण। अब यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में से होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने एक कारण, और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने दूसरा कारण। का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी, बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी, तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा और इस प्रकार पंचायती राज्य लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना, अब ये इतने सारे कारण आप इस कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि इसमें कुछ कारण नैतिक हैं और कुछ कारण युक्तिपरक हैं। अब देखिए, पहला कारण जो है यहाँ पे हम इसको फर्स्ट 1 2 से कर देते हैं, 1 2, ठीक है। और तीसरा क्या था? ये वास्तविक लोकतंत्र वाला 3, और चौथा था भ्रष्टाचार कम करना, पांचवा था प्रशासनिक कुशलता बढ़ाना, छठा था विकास की योजनाओं में, और सातवां था लोकतंत्र की नींव मजबूत करना। तो हमें यहाँ पे 7 कारण मिल गए। अब इनमें से युक्तिपरक कारण कौन सा है? तो देखिए, पहला और दूसरा, ये दो तो हमारे, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक नैतिक और युक्तिपरक। तो नैतिक में पहला आ गया, दूसरा आ गया। अब तीसरा देखिए, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना, तो ये भी तीसरा ही है, नैतिक निर्णय है।
ठीक है। अब देखिए चौथा, भ्रष्टाचार कम करना, यह एक युक्तिपरक निर्णय है। ठीक है। प्रशासनिक कुशलता बढ़ाना, यह भी एक युक्तिपरक निर्णय है। विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी, तो यह भी एक युक्तिपरक निर्णय है। लोकतंत्र की नींव मजबूत करना, सातवां, ये एक नैतिक निर्णय है। तो इस प्रकार से हमने इनको नैतिक और युक्तिपरक निर्णयों में बांट लिया। अब इनमें से आप किसका चुनाव करेंगे, तो हमारी समझ से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी, क्योंकि जब ये होगा तो इससे अपने आप भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा और प्रशासनिक कुशलता भी बढ़ेगी। यानी 4 और 5 नंबर जो है वो इसी से अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने इसका देखा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क किए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, बंटवारे के पक्ष में है, उनकी पहचान करें और अपने उत्तर का चुनाव करें। अब देखिए, पहला है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो बिल्कुल ये सही है, कम करती है। पक्षपात का निशा कम करती है, ये भी सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, नहीं, अटकाती नहीं है। विविधताओं को, मतलब ये इसके पक्ष में नहीं है, ये विपक्ष का तर्क है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल सही बात है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, नहीं। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, बिल्कुल। देश की एकता को कमजोर करती है, बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क, ख, घ और च, ये चार जो तर्क हैं, ये सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है। ठीक है, अब ये हमने यहां पे देख लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूं, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बेल्जियम और श्रीलंका के लिए बारे में, तो पहला है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने, डच भाषी बहुसंख्यक हैं, फ्रेंच भाषी बहुसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि वहां तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी सत्ता का विभाजन किया है, जिससे कि कोई किसी पे अपना प्रभुत्व जमा ही नहीं रहा। दूसरा, सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। तो बिल्कुल सही बात है, सरकार की नीतियों ने यही किया है। सिंगली को राजभाषा बना दिया, उन सिंगली भाषी लोगों को आरक्षण दिया, तो ये उनका प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया। तीसरा, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। तो बिल्कुल सही बात है, श्रीलंका के जो तमिल हैं उन्होंने यही मांग की थी कि भाई शिक्षा और रोजगार में समानता दी जाए, है ना, और संघीय ढांचे की सरकार बनाई जाए, यही मांग की थी। चौथा, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो बिल्कुल सही बात है, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संघीय शासन व्यवस्था लागू की, जिसके चलते मुल्क जो है वो भाषा के आधार पर टूटने से बच गया। तो इस प्रकार से क ऑप्शन सही नहीं है, ख, ग और घ यानी सही है, यानी कि म वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, तो बिल्कुल ये सही बात है। इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी बात सही है। तो अब बयान क्या है, असही है लेकिन ब गलत है, ये तो गलत हो गया। अ और ब दोनों सही हैं, ठीक है। अ और ब दोनों गलत हैं, नहीं। अ गलत है लेकिन ब सही, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन इसमें ख होगा, दोनों सही हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये अंतिम प्रश्न है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इसमें मिलान करने को लेके है। हमें जितने तरीके की हमने सरकारों के बारे में अभी तक पढ़ा है, तो साझेदारी के जो प्रकार पढ़े हैं, ये एक तरफ उनके बारे में दिया गया है और उनकी डिटेल यहाँ पे है, मिलान करना है। तो हम देखते हैं पहला विकल्प क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा यानी कि क्षैतिज बंटवारा। विभिन्न अंग जो है यानी व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि अधिकारों का हमने वितरण कर दिया। ठीक, ये हम इसके साथ मिलान कर देते हैं। फिर विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। स्तर की सरकार है यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको हम कहते हैं संघीय सरकार। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो हमने तो पढ़ाई है कि ये जब क्या होता है, सामुदायिक सरकार के समुदाय में, समाज में जितने भी समूह हैं उनके बीच सत्ता की साझेदारी हो। और दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये होती है गठबंधन सरकार। जब किसी एक दल का बहुमत ना हो सरकार में, तो सरकार बनाने के लिए दो दल आपस में मिलकर एक साथ सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने
आप अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो, और जितने भी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पे डिटेल में आज यहाँ पे देख लिया। थोड़ा सा जल्दी मैंने कोशिश की इसको करने की। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको चाहे तो जरूरत पड़ी तो अलग से वीडियो बना के एक बार आपको एलेबोरेट कर दिया जाएगा। तो हमने पिछले जो टॉप वीडियोस में जो भी अपना कंटेंट पढ़ा, वो कंटेंट हमने देखा कि पूरी तरह से रिलेवेंट था, पूरे क्वेश्चंस हमारे उसी कंटेंट से थे और हमने बहुत अच्छे तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं और वो भी आपके पूरे टॉपिक से ही मिलते जुलते हैं। बस कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको अपनी जो तार्किक क्षमता है उसको लगाने का की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है सत्ता की साझेदारी आज यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होता है और हम अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पर अगले टॉपिक को शुरू करेंगे इसी क्लास में जो है, और हम उसको इसी तरह से बेहतरीन तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, हर टॉपिक को थॉरली डिस्कस करके। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं और आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जो भी आपको अच्छा लगे वो भी लिखिए, और अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो प्लीज वो भी लिखिए, जिससे कि हम सुधार कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लेके आ सकें। तो चलिए अब विदा दीजिए, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।